हाँ, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। चलिए देखिए, आज हम जो इससे पहले विलियन चैप्टर के बारे में जो आपको प्राइमरी नॉलेज दी है उसको आगे बढ़ाते हुए और आप चल रहे हैं, तो ध्यान दीजिए प्लीज। देखिए, आज आप समझ रहे हैं विलियन के प्रकार। विलियन क्या होता है ये आपको अच्छी तरह से पता है, और विलियन कितने प्रकार के होंगे ये आज हमको देखना है। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ दी सॉल्यूशंस, कैसे। मान लीजिए, देखिए आपके पास ये विलियन है और यहां मान लेते हैं कि 100 ml विलियन अपने पास है किसी बीकर में या किसी पात्र में, और इसका मतलब मान लीजिए कि हमने इसमें विलायक के रूप में जल का प्रयोग किया है और इसमें कोई विलेय पदार्थ हमने इसमें डिसॉल्व कर रखा है, घोल दिया है। वो कोई भी हो सकता है विलेय, विलायक विलेय दोनों मिलकर के एक विलियन तैयार करते हैं। यहां हम सभी चीजों के आधार पर और किस किस के आधार पर हम यहां विलियनों के टाइप पढ़ने वाले हैं वो देखिए। सो फर्स्ट, ए, अवयवों की संख्या के आधार पर। मैंने कहा कि अगर देखिए पानी में विलेय के रूप में माना कि हम शक्कर मिला देते हैं और पानी में घोल देते हैं, मीठा शरबत बन के तैयार होता है। तो हमने एक घटक पानी लिया जो विलायक के रूप में, दूसरा घटक इसमें शक्कर डाल दी, अर्थात घटक या अवयवों की संख्या कितनी होती है? 2, अर्थात द्विअंगी विलियन। नेक्स्ट, त्रिअंगी विलियन। अगर मैं कहता हूं कि इस पानी में शक्कर डालने के साथ साथ इसमें थोड़ा सा कोई और मिला दिया जाए, जैसे नमक डाल दिया जाए, तो घटकों की संख्या कितनी होती है? एक घटक पानी लिया, दूसरा विलायक के रूप में, दूसरा घटक शक्कर डाल दी, तीसरा घटक थोड़ा सा नमक मिला दिया, घोल दिया, घटकों की संख्या, अवयवों की संख्या 3 हो गई। इसी के साथ ऐसा विलियन त्रिअंगी विलियन कहलाता है। नाउ सेकंड टाइप किसके आधार पर है? यहां केवल और केवल विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर हम विलियनों का टाइप पढ़ेंगे, विलियनों का वर्गीकरण देखते हैं। यहां जैसा कि आपको लग रहा है ये 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ठोस विलियन, सेकंड द्रव विलियन और थर्ड गैसीय विलियन। जैसे मैंने आपके सामने ये रिप्रेजेंट कर रखा है, ये तो जहां विलायक के रूप में पानी का प्रयोग किया गया है, और जल चूंकि कैसा होता है, ये द्रव अवस्था में होता है, आप सभी जानते हैं। तो जब द्रव अवस्था में विलायक का प्रयोग किया गया है, इसमें विलेय के रूप में मिलाया जाने वाला वो चाहे द्रव हो, चाहे ठोस हो, चाहे गैस हो। जैसे द्रव में शक्कर घोल दी, ठोस विलेय है। द्रव में एल्कोहल, वो जल में एल्कोहल मिला दिया जाए, द्रव है, विलेय। और पानी में ऑक्सीजन की कुछ मात्रा वैसे ही घुली रहती है, ठीक है। इसी के साथ ये जो इस तरह का विलियन है वो किस कैटेगरी में आएगा? वो द्रव विलियन में कहा जाता है। विलेय की भौतिक अवस्था कोई भी हो, लेकिन विलायक की भौतिक अवस्था सिर्फ और सिर्फ द्रव होनी चाहिए। ठीक उसी तरह से यदि विलायक का प्रयोग केवल ठोस अवस्था में किया जाता है, विलेय पदार्थ का प्रयोग ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में अथवा गैस अवस्था में किया जा सकता है, ऐसे विलियन को हम ठोस विलियन के नाम से जानते हैं। मिश्र धातु वगैरह हैं, ये सब हैं। नंबर 3, गैस विलियन। जब विलायक का प्रयोग केवल गैसीय अवस्था में किया जाएगा और विलेय का प्रयोग हम तीनों अवस्थाओं में कर सकते हैं। विलेय ठोस हो सकता है, विलेय द्रव हो सकता है, विलेय गैस हो सकता है। ऐसे विलियन को हम गैसीय विलियन कहते हैं। तीसरा टाइप जो देखिए
विलेय और विलायक, यहां पर विलेय और विलायक दोनों की भौतिक अवस्था को इंगित करना अनिवार्य है और इस आधार पर जो विलयन के प्रकार होते हैं वो 9 प्रकार के विलयन बन सकते हैं और इन 9 प्रकार के विलयनों को हम विलयन तंत्र के नाम से जानते हैं। ये विलयन तंत्र के नाम से मैं नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से विस्तार से समझाऊंगा। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ विलेय और विलायक दोनों की भौतिक अवस्था का होना जरूरी है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे वायु के बारे में हम सब जानते हैं। वायु क्या है? वायु में हम सब जानते हैं कि नाइट्रोजन गैस की सबसे अधिक मात्रा होती है इन हाई कॉन्सेंट्रेशन। सो कहते हैं कि लगभग 78% तो नाइट्रोजन गैस होती है वायु में। कह सकते हैं कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन गैस है एक तरह से विलायक के रूप में काम कर रही है। और ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, समथिंग 18% जो भी इस तरह की होती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, अर्थात इसमें ऑक्सीजन गैस विलेय के रूप में काम कर रही है। इसके साथ और भी गैसें होती हैं, लेकिन विलायक के रूप में चूंकि गैस है, विलेय के रूप में चूंकि गैस है, इसलिए वायु एक 9 में से 1 तंत्र कहलाता है। इसको हम कह सकते हैं कि गैस में गैस का विलयन है, अर्थात गैस में विलायक में गैस का विलयन, अर्थात विलेय भी गैस के रूप में है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 9 प्रकार के विलयन तंत्रों का निर्माण होता है, जो मैं विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। डी, विलेय की मात्रा कहें या विलेयता कहें, ध्यान दीजिए यहां पर पानी का प्रयोग विलायक के रूप में किया गया है। 100 ml मान लीजिए हमारे पास विलयन है और उसमें विलेय पदार्थ की कोई भी मात्रा ले सकते हैं। सपोज हम कहना चाहते हैं 0.2 ग्राम हमने विलेय पदार्थ इसमें घोल दिया है और इसके घोलने के बाद ऐसा विलयन तैयार हुआ है कि जितनी मात्रा हमने घोली अधिकतम वो घुल चुकी है, उससे ज्यादा हम नहीं घोल पा रहे हैं। तो यदि विलेय पदार्थ की जितनी मात्रा हम उसमें मिलाना चाहें और मिलाने के बाद वो पूरी तरह से उस विलायक में के साथ मिलकर के एक समांगता प्राप्त कर ले, अर्थात ऐसा विलयन संतृप्त विलयन में आता है। जितना विलेय मिला है वो पूरा घुल जाना चाहिए। आगे देखिए असंतृप्त विलयन। जैसे मैंने कहा कि 0.2 ग्राम इसमें विलेय पदार्थ मिला दिया है, यहां जैसे 0 लगा दें तो 0.20 ग्राम हो जाएगा। सपोज हम कह रहे हैं कि इसमें 0.20 ग्राम विलेय पदार्थ की पर्याप्त मात्रा घोली जा सकती है, तो एक संतृप्त विलयन तैयार होता है। परंतु यदि हम इतनी मात्रा न घोल पाए और उससे थोड़ी सी कम मात्रा वहां से हमारे पास रहती है और इतनी मात्रा घुली हुई है, हम घोल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि अभी इसमें 0.01 विलेय और घोला जा सकता है, पर इतना है नहीं। ठीक है, चलो इसी से काम चलाते हैं। अगर उस पर्याप्त मात्रा से कम मात्रा होती है, ऐसा अगर विलयन प्राप्त हो तो वो कहलाता है असंतृप्त विलयन, अर्थात उसमें अभी थोड़ा सा और विलेय घोला जा सकता है। तीसरा विलयन है अति संतृप्त विलयन। किसी भी तरह से कोशिश करके अगर मान लीजिए कि इसमें 0.20 की जगह पर 1 ग्राम विलेय पदार्थ यदि घोल दिया जाए, थोड़ा सा एक्सेस 0.01 ग्राम है, उसकी अतिरिक्त मात्रा इसमें घोल दी है और फिर एक विलयन प्राप्त हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि वह विलयन जिसमें विलेय की पर्याप्त मात्रा से अधिक मात्रा घुली रहती है, तो इस प्रकार के विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। नेक्स्ट जो टाइप्स हैं वो है परासरण दाब के आधार पर, जिसको हम पाई से व्यक्त कर सकते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा सा अलग से ध्यान देंगे। देखिए सिंपली क्या होता है कि जब हम परासरण की क्रिया को पढ़ेंगे आगे चल के, वहां 2 विलयनों को अर्ध पारगम्य झिल्ली इंग्लिश में इसको बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसमें से केवल विलायक के कण पार हो सकते हैं, विलेय के कण
पार नहीं हो सकते। यूं मान लीजिए कि एक तरफ तो हमने केवल शुद्ध विलायक लिया हुआ है, या हम कह सकते हैं विलयन भी ले सकते हैं। चलिए मान लीजिए कि एक तरफ हम तनु विलयन भर देते हैं और एक तरफ सांद्र विलयन भर देते हैं। तनु और सांद्र का मतलब, मान लीजिए कि 2 विलयन हमने बना के पहले से तैयार रखे हैं। एक विलयन ऐसा है जिसके 1 लीटर में हमने 5 ग्राम शक्कर घोल दी है, और दूसरा विलयन तैयार किया था उसमें हमने 1 लीटर विलयन में 10 ग्राम शक्कर घोल रखी है। तो जिसमें 5 ग्राम 1 लीटर में है वो कहलाएगा तनु विलयन, और जिसमें 10 ग्राम शक्कर 1 लीटर में है वो कहलाता है सांद्र विलयन। तो क्या होगा, चूंकि विलायक की मात्रा तनु विलयन में ज्यादा है, इसलिए विलायक के कण, किसके, विलायक के कण विलायक की अधिक मात्रा की तरफ से विलायक की कम मात्रा की तरफ अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर के गुजरने लगते हैं। तो इस क्रिया को हम परासरण क्रिया कहेंगे, जो आगे आप विस्तार से पढ़ेंगे। परासरण क्रिया कहते हैं ऐसी स्थिति में जो परासरण की क्रिया होगी तो वहां परासरण दाब उत्पन्न होता है। उस परासरण दाब के आधार पर केवल मैं यहां विलयन के टाइप बता रहा हूं। तो देखो क्या हो सकता है, अगर एक तरफ तनु है एक तरफ सांद्र है, तो तनु विलयन का परासरण दाब होगा कम। तो जो कम वाला होता है, जिसका परासरण दाब यदि कम होगा तो उसको कहते हैं अल्प परासरी, जिसका पाई कम हो, और अति परासरी जिसका पाई अधिक हो। अब पहले वाला रह गया। इसका मतलब है कि अगर मैं ये कर दूं कि यहां पर दोनों अलग अलग विलयनों का प्रयोग न किया जाए, बल्कि दोनों तरफ वही विलयन भरा जाए जिसकी सांद्रता सेम है, अर्थात दोनों में कह सकते हैं एक तरफ तनु विलयन और वही विलयन दूसरी तरफ है, या सांद्र और सांद्र हो या तनु और तन हो। तो ऐसी स्थिति में दोनों में परासरण जो उत्पन्न होगा वो बराबर होगा, अर्थात विलायक के कण इधर से जितने इधर जाएंगे उतने ही इधर से इधर आएंगे, हिसाब किताब बराबर। अर्थात परासरण की क्रिया तो होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, परासरण की क्रिया तो होगी, लेकिन विलायक के कण जितने उधर जाएंगे उतने ही इधर जाएंगे। ये फर्स्ट विलयन से सेकंड की तरफ जितने जाएंगे उतने ही सेकंड विलयन से फर्स्ट विलयन की तरफ विलायक के अणु आएंगे, परासरण की क्रिया होगी। इस प्रकार के परासरण को हम समपरासरण कह सकते हैं। और यहाँ पर जो दोनों विलयनों का दाब उत्पन्न होगा, परासरण दाब होगा, वो दोनों का बराबर होगा। मान लीजिए कि एक विलयन का परासरण दाब पाई1 है और दूसरे का पाई2 है, तो दोनों परासरण दाब एक दूसरे के बराबर होंगे मतलब समपरासरी विलयन। जहां अलग होते हैं तिनको हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि पाई1 और पाई2 हैं, तो पाई1 अर्थात जिसका परासरण दाब कम है वो अल्प परासरी, जिसका परासरण दाब अधिक है वो अति परासरी। तो इसी के साथ मैंने आपको संक्षिप्त में विलयन कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में समझाने का प्रयास किया है। इट्स ओके।